चलिए भाई, आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। अब आपको आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं मियोसिस वन की पहली स्टेज लेप्टोटीन। और लेप्टोटीन में क्या होता है, जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्रोमेटिन फाइबर की कॉइलिंग और कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्म होता है। लेकिन अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें मिल जाती है अभी सेल में देखने को। दूसरी स्टेज आते हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि इसमें कुछ हमें यूनिक फीचर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इस स्टेज का नाम, इस स्टेज को हम कहते हैं जाइगोटीन, ठीक है? इसका नाम है जाइगोटीन, या इसे जाइगोनेमा भी कहा जाता है। जाइगोटीन की बात करें तो इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनका कंडेंसेशन अभी और फर्दर चलता रहता है। तो क्रोमोसोम बिकम मोर कंडेंस्ड। क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन फाइबर था वो और ज्यादा कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि क्रोमोसोम की पेयरिंग भी देखी जाती है, ठीक है? यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर बनाने लगते हैं। हमने पढ़ा था 23 क्रोमोसोम जो फादर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम जो मदर से आते हैं। ये क्रोमोसोम आपस में पेयर बनाने लगते हैं और इनकी पेयरिंग के प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा जाता है। द पेयरिंग प्रोसेस इज नोन एज साइनेप्सिस, इसको याद रखना। और साइनेप्सिस होता है, पेयरिंग होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। आप डायग्राम में देख सकते हो, इनके बीच में पेयरिंग पाई जाती है, साइनेप्सिस। और पेयरिंग में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, बच्चों ध्यान से सुनना, जब ये पेयरिंग करते हैं तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिन्हें साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है? इनके बीच में यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो साइनेप्सिस पेयरिंग होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें दिख रहे हैं, इन्हें हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन में बनता है। पेयरिंग कहाँ होती है? जाइगोटीन में, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। द पेयर्ड क्रोमोसोम, अब ये जो पेयरिंग से जो क्रोमोसोम बनते हैं, जिसमें एक क्रोमोसोम फादर से आया है, एक क्रोमोसोम मदर से आया है, इन क्रोमोसोम को होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है? याद रखना है, क्या कहा जाता है? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और हर पेयर में हम बात करेंगे तो हमें 2 क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है? ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमोसोम एंड ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड, ठीक है? सो 2 क्रोमोसोम का हमें पेयर मिलेगा, इस पेयर को हम बोलते हैं बाईवैलेंट। 2 क्रोमोसोम का ये पेयर मिलेगा, इस पेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बाईवैलेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए और ए डैश, बी और बी डैश, ए और ए डैश सिस्टर क्रोमेटिड, बी और बी डैश सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन यहाँ पे जब पेयरिंग होती है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे जब पेयरिंग होती है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम के 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के पास आते हैं, जिनके बीच में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखा जाता है। ये फॉर्मेशन देख रहे हो? फॉर्मेशन किसके किसके बीच, कौन कौन से क्रोमेटिड के बीच दिख रहा है बेटा? ए डैश और बी के बीच। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में आपको? यस सर। ए डैश और बी के बीच में ये पेयरिंग हो रही है, और जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो किसके बीच में बन रहा है? ए डैश और बी के बीच में। एक ही क्रोमेटिड के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ऐसा नहीं कि दोनों क्रोमेटिड के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बने, किसी एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, किसमें? जाइगोटीन में। तो क्वेश्चन आ जाता है कि पेयरिंग किस में पाई जाती है? तो जाइगोटीन में पाई जाती है। साइनेप्सिस किस में पाया जाता है? तो जाइगोटीन में पाया जाता है। साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स किस में बनता है? तो जाइगोटीन में ही बनता है। और बाईवैलेंट का फॉर्मेशन कहाँ देखा जाता है? तो जाइगोटीन में ही बाईवैलेंट का फॉर्मेशन भी देखा जाता है, ठीक है? ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज बाईवैलेंट।
इसको नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है पैकाइटीन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। पूरी मियोसिस में जो सबसे डिफरेंस जो जनरेट होता है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस जनरेट होता है, वो पैकाइटीन की वजह से ही जनरेट होता है। कैसे ये डिफरेंस जनरेट होता है और क्या इसमें पाया जाता है, हम देखेंगे। पहले थियरी देखते हैं और फिर हम इसका डायग्राम देखेंगे, जिससे हमें ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपेयर किया गया है कि बाकी जो स्टेजेस थी उसमें कंपैरेटिवली ये लार्जर स्टेज पाई जाती, इट इज ए कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज। अब बोला गया है कि इसमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम स्प्लिट कर जाते हैं इनटू सिमिलर क्रोमेटिड एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज टेट्राड। टेट्राड मतलब पेयर्ड में 4 हमें क्रोमेटिड मिलेंगे, पेयर्ड स्ट्रक्चर में 4 क्रोमेटिड मिलेंगे, और 4 क्रोमेटिड के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे टेट्राड कहते हैं। ठीक है, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था वहां पे अब नोड्यूल्स बनने लगेंगे, जिन्हें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहा जाता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में बने थे, अब वहां पे नोड्यूल्स बनने लगेंगे। अब नोड्यूल्स को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स कहा जाता है, विच कॉजेज क्रॉसिंग ओवर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, क्रॉसिंग ओवर। यहां पे एक वर्ड सुनने को मिला, क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इस क्रॉसिंग ओवर में, अभी लिखना नहीं है, पहले समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, कैसे समझने की कोशिश करनी है देखते हैं। हमने बोला कि सपोज करो यहां ऊपर डायग्राम देखना, इस पहले डायग्राम को देखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम एक ब्लू और एक रेड क्रोमोसोम को हमने लेकर बनाया है। इसमें अभी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हैं, एक ब्लू और एक रेड। ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दिख रहे हैं। अब यहाँ पे इनके बीच में कुछ नोड्यूल्स बनते हैं, जिसको हमने बोला कि रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स फॉर्मेशन हो रहा है। और इन्हीं में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रोमोसोम का कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, और उसी एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, द एक्सचेंज बिटवीन मटेरियल, the exchange of genetic material between non-sister chromatid of the 2 homologous chromosome which are present in a pair। तो एक पेयर में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो एक्सचेंज होता है, इसी एक्सचेंज को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, क्रॉसिंग ओवर। अब ये एक्सचेंज एक एंजाइम की मदद से होता है, और उस एंजाइम को नाम दिया जाता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। आप देखेंगे क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या हो रहा है बच्चों, ये दूसरा डायग्राम देखिए। रेड क्रोमोसोम का कुछ पार्ट अलग होके ब्लू क्रोमोसोम में ऐड हो गया है, और ब्लू क्रोमोसोम का कुछ पार्ट निकल के रेड क्रोमोसोम में ऐड हो गया। ऐसा दिख रहा है आपको डायग्राम में, है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसी एक्सचेंज को बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग ओवर। आई बात समझ में? लेकिन मैंने यहाँ पे तो एक ही किनारे, यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में तो एक ही पोजीशन पे क्रॉसिंग ओवर बनाया है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर दोनों तरफ होगा।
ठीक है, मैंने एक ही बनाया है, ये दोनों तरफ होगा। तो वो देखने के लिए नीचे वाला डायग्राम देखो। नीचे वाले डायग्राम में हमें दिख रहा है कि दोनों तरफ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और ये क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पैकाइटीन में, जिससे एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? एक्स, ये देखो यहां और यहां एक एक्स यहां बन रहा है, एक एक्स यहां बन रहा है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस एक्स शेप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों क्याजमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्याजमेटा। लेकिन ये पैकाइटीन में नहीं, आगे बनेगा। तो पहले हम पैकाइटीन को नोट कर लेंगे कि पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो ये नोट कर लो, और इसके बाद मैं आपको आगे का डायग्राम दिखाता हूं, जिस डायग्राम को आप बना लीजिए। ये तुम लोग बार बार मीटिंग क्यों लेफ्ट कर रहे हो बेटा? नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही क्या? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम पर लीव नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो बना लिया सभी ने? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, इसकी फोर्थ स्टेज, जिसे हम बोल रहे हैं डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन में क्या होता है? सपोज करो क्रॉसिंग ओवर हो गया है, और क्रॉसिंग ओवर के बाद अब क्या होगा? ये जो क्रोमोसोम है, जो होमोलॉगस पेयर है, ये एक दूसरे से थोड़ा सा सेपरेट होंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो थोड़ा सा सेपरेट होंगे तो इनका स्ट्रक्चर पूरा एक अलग ही तरह से दिखाई देगा, जहां पर हमें ये चार क्रोमेटिड आपस में एक साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे, और एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, और इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्याजमेटा। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद, यानी सब्सटेंसेस के एक्सचेंज के बाद, ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्याजमेटा बोलते हैं। और ये क्याजमेटा किस स्टेज में पाया जाता है? डिप्लोटीन में पाया जाता है। अब डिप्लोटीन जो है बहुत लंबी स्टेज होती है। कितनी लंबी स्टेज होती है देखते हैं, पहले इसके बारे में थियरी देखते हैं इसकी। तो जो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स था, वो साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है डिसोल्यूट हो जाता है, जो इनके बीच में रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल बना रहा था वो डिसोल्यूट हो जाता है, and the recombined chromosomes of the bivalent separate from each other at the site of crossover। तो जहां पर क्रॉसओवर होता है वहां ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं, और सेपरेशन से क्या बनता है? एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे बोलते हैं क्याजमेटा, या क्याजमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड पूछा जाता है, क्याजमा या क्याजमेटा कहाँ बनता है? तो याद होना चाहिए, सेल डिवीजन में, मियोसिस के समय, मियोसिस में प्रोफेज वन में, प्रोफेज वन में डिप्लोटीन स्टेज में बनता है। इन सम वर्टिब्रेट्स द डिप्लोटीन लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर्स। तो जो डिप्लोटीन स्टेज है ये बहुत लंबी स्टेज होती है। ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो फीमेल में ओवम का जब फॉर्मेशन होता है तो ये स्टेज 11 टू 12 ईयर्स लंबी हो सकती है। बहुत लंबी स्टेज पाई जाती है ये। कौन सी? डिप्लोटीन। तो इसका कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कुछ हफ्तों की स्टेज, कुछ हफ्तों लंबी होती है ड्यूरेशन इसकी, कुछ महीनों लंबी हो सकती है, कुछ सालों लंबी भी हो सकती है। और ओवम के फॉर्मेशन में ये स्टेज 11 टू 12 ईयर्स लंबी हो सकती है, और इसलिए ओवम का फॉर्मेशन लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन, सबसे लंबा सेल डिवीजन ह्यूमन बॉडी में जो होता है वो फीमेल में होता है, ओवम का फॉर्मेशन, जिसे oogenesis कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस इज नोन एज oogenesis। इट इज कंसिडर्ड एज लॉन्गेस्ट सेल डिवीजन। नोट कर लो और ये डायग्राम बना लो।
Sir, done. चलो अब आता है, सर 2 मिनट। हाँ भाई 2 मिनट ले लो Second. एकदम। तो जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे, एक अगर ह्यूमन सेल की बात करें, ह्यूमन सेल में मियोसिस हो रहा है तो उसमें कितने क्याज़मेटा दिखाई देंगे बेटा? क्या सर? Sir, 2. एक ह्यूमन सेल में अगर मियोसिस हो रहा है तो उसमें कितने क्याज़मेटा दिखाई देंगे? Sir, 2. 2 क्यों होंगे? कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मैंने तो 2 को यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताया है कि भाई 2 के बीच में ऐसा मिलेगा। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46 यस सर। है ना? तो 23 पेयर बनेंगे, है ना? तो एक पेयर में 2 क्याज़मेटा, तो क्याज़मेटा टोटल कितने हो जाएंगे? 46। Yes, sir. ठीक है, चलो। और बाईवैलेंट कितने बनेंगे भाई? बाईवैलेंट कितने 46। बने? क्यों बाईवैलेंट क्यों 46 है? एक बाईवैलेंट में 2 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम होंगे। तो कितने बाईवैलेंट बनेंगे? 23। 23। चलो अब यहां आता है 5th स्टेज, जिसे हम कहते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? पहला लिखा है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा का मतलब ये है कि जब ये दोनों, जो बाईवैलेंट में ये क्रोमोसोम बना था, ये टेट्राड जो बना है, ये एक दूसरे से सेपरेट होगा। तो जब एक दूसरे से सेपरेट होगा तो ये क्याज़मेटा धीरे धीरे बेटा कॉर्नर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। होगा नहीं होगा? Yes, sir. यस सर। है ना? तो ये जो कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो रहा है इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन, यानी टर्मिनल किनारे की तरफ शिफ्ट होता है। सो टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा पाया जाता है डाइकाइनेसिस में। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। यही, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी एक अल्फाबेट से आए, इसी वर्ड से आएगा। क्रोमोसोम, अब यहाँ ये प्रोफेज की सबसे लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते क्रोमोसोम का कंडेंसेशन अपने मैक्सिमम फॉर्म में हो चुका है। तो क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। द meiotic spindle fiber originate from the poles and start attaching with the kinetochore protein। तो जो स्पिंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन होने लगेगा और वो क्रोमोसोम की तरफ बढ़ने लगेंगे उनसे अटैच होने के लिए। और क्या लिखा है भाई? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। तो पूरी ये 5 स्टेजेस में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एनवेलप प्रेजेंट था। डाइकाइनेसिस में आके डिसअपियर होता है, और जब वो डिसअपियर होता है तो डाइकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। ये पॉइंट नोट कर लो डाइकाइनेसिस के बारे में। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर था, ये क्रोमोसोम एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी दूर नहीं जाते। अलग हो जाते हैं लेकिन अभी भी एक दूसरे के साथ प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पास प्रेजेंट रहते हैं। ऐसा नहीं कि टर्मिनलाइजेशन हुआ, एक दूसरे से सेपरेट हुए और सेपरेट होके दूर दूर भागने लगे। नहीं, अभी दूर दूर नहीं भागेंगे, अभी सेपरेट होने के बाद भी साथ साथ रहेंगे। वहां पे पेयर्ड फॉर्म में अभी हमें दिखेंगे क्रोमोसोम्स इन द बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। नोट कर लो। चलो, हो गया बच्चों? Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं
मेटाफेज 1 यानी प्रोफेज यहाँ पर एंड होगा और प्रोफेज के एंड होने के साथ साथ जो डायकाइनेसिस के साथ साथ जो है प्रोफेज 1 एंड हो जाएगा और प्रोफेज 1 एंड होने के साथ ही मेटाफेज 1 की शुरुआत हो जाएगी। तो क्या होगा मेटाफेज 1 में बच्चों, देखते हैं। अगर हम बात करें मेटाफेज 1 की तो इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरह से फॉर्म हो जाएंगे और उनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। द क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाएंगे, इक्वेटर प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे, जहां वो पहले पाए जाते थे। इक्वेटोरियल प्लेन पर अलाइन हो जाएंगे, जो हमने पढ़ा था किसमें, माइटोसिस के मेटाफेज में। लेकिन यहां पर हम देखेंगे हमें दो इक्वेटोरियल प्लेन दिखेंगे। ठीक है, जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में प्रेजेंट हैं। तो इक्वेटोरियल प्लेट यहां पर कितनी दिखेंगी बच्चों, 2 दिखेंगी। ठीक है, क्योंकि ये क्रोमोसोम अभी पेयर में है। और हमें दिख रहा है माइक्रोट्यूब्यूल यानी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे हमें स्पिंडल फाइबर दिख रहा है। तो माइटोसिस में जैसा मेटाफेज था वैसा ही मेटाफेज यहाँ भी मिलता है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट हमें दिखाई देती है, यानी 2 मेटाफेज प्लेट हमें दिखाई देती है। कितनी मेटाफेज प्लेट हैं, 2 मेटाफेज प्लेट दिखाई देती हैं। ये डायग्राम बना लो और इसको नोट कर लो। सर डन। तो नेक्स्ट आते हैं एनाफेज पे। एनाफेज 1, यहाँ पे जो पेयर थे उन पेयर में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं इन पेयर से, और स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होता है। और स्पिंडल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन से ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो कि पेयर्ड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो पेयर में से एक क्रोमोसोम नॉर्थ पोल की तरफ और दूसरा क्रोमोसोम साउथ पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो सेपरेट हो जाते हैं एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर एसोसिएटेड पोल्स बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर उनके साथ कहाँ एसोसिएटेड है, सेंट्रोमियर पे। लेकिन अभी हर एक क्रोमोसोम में जो उनके दोनों क्रोमेटिड हैं, दोनों क्रोमेटिड का मतलब जो रेप्लिकेशन हुआ है और जिनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वो क्रोमेटिड अभी भी प्रेजेंट है। तो अभी वो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। सो मान लो कि सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो 46 में से 23 नॉर्थ पोल की तरफ और 23 साउथ पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। और ये हमें मिलेगा किसमें, ये मिलेगा एनाफेज 1 में। और यहीं से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यहीं से क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है। जो हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं वो एनाफेज स्टेज से ही मिलते हैं। ठीक है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्थ पोल की तरफ और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम साउथ पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। बना डालो एनाफेज 1।
सर डन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टीलोफेज 1। और टीलोफेज 1 में क्या होता है बच्चों? टीलोफेज 1 में जो क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो नॉर्थ पोल पे पहुंच गए थे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो साउथ पोल पे पहुंच गए थे, ये सभी क्रोमोसोम अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। तो दोनों पोल्स पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होती है, जिससे हमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं। याद रखना, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिलते हैं। हैप्लॉइड न्यूक्लियस को डायाड कहा जा रहा है, ठीक है, ये याद रखना। हैप्लॉइड न्यूक्लियस दो मिलते हैं। हैप्लॉइड क्यों? बिकॉज दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसलिए इन्हें हैप्लॉइड कहा जा रहा है, बिकॉज दे कंटेन half number of chromosome, so that is why they are termed as haploid. दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड दे आर नोन एज डायाड, उन्हें डायाड कहते हैं। आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट ऑकर, इसके बाद हो सकता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड करे, या कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता, ठीक है। सम ऑफ द सेल्स जिनमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, हम मान के चलते हैं कि साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस के बाद हमें दो हैप्लॉइड सेल्स मिलती है कंटेनिंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द सेल। और उसके बाद एक छोटी सी स्टेज आती है जिसमें सेल जो है अनकॉइल, इसके क्रोमोसोम अनकॉइल होने लगते हैं, लेकिन अनकॉइल पूरी तरह हो उससे पहले उनमें कॉइलिंग दोबारा से हो जाती है, और उस स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, ठीक है। दैट स्टेज इज नोन एज इंटरकाइनेसिस। सो आफ्टर टीलोफेज 1 अ शॉर्ट इंटरफेज आता है, एक छोटा सा इंटरफेज आता है, वो पूरी तरह से रेस्टिंग नहीं होता। इट इज फॉलोड बाय मियोसिस 2। दिस शॉर्ट स्टेज ऑफ रेस्टिंग इज नोन एज इंटरकाइनेसिस, जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में पाया जाता है, उस स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एंड इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में क्या खास बात है कि इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। सो डीएनए रेप्लिकेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन दिस फेज। किस फेज की बात कर रहा है ये? इंटरकाइनेसिस की बात कर रहा है, इंटरकाइनेसिस की बात कर रहा है। एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज पाई जाती है आफ्टर टीलोफेज 1 एंड बिफोर मियोसिस 2। वो छोटी सी स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, यहां हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 1 में जो दो डॉटर सेल्स यहाँ बनती हैं आफ्टर टीलोफेज 1, इन दोनों डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू मदर सेल, और इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। जैसे देखें, एनाफेज 1 में अभी 4 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, और टीलोफेज 1 में 2 क्रोमोसोम ऊपर और 2 क्रोमोसोम नीचे दिख रहे हैं, नीचे वाली सेल्स में। तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको कि रिडक्शन डिवीजन होता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ। सर अपने डीएनए इंटरकाइनेसिस की बेटा आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सर आपने DNA के नीचे एरो बना के क्यों लिखा है? इंटरकाइनेसिस, इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट के बारे में लिखा है, इंटरकाइनेसिस के बारे में। ओके सर।
चलो बना लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन होता है और यहाँ हमारा मियोसिस 1 बेटा कंप्लीट होता है। तो मियोसिस 1 में जो 4 स्टेजेस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 यहाँ ये कंप्लीट होती हैं। इसके बाद मियोसिस 2 होता है और मियोसिस 2 इज वेरी मच सिमिलर टू माइटोसिस। और मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस से एकदम सिमिलर है। उसमें और माइटोसिस में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं पाया जाता जो हम देखते हैं। तो इट रिजेंबल द स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 रिजेंबल करती है पूरी तरह से स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को। जैसा वहां पर प्रोफेज 2 था, जैसा वहां पर प्रोफेज था वैसा यहाँ पर प्रोफेज 2 होता है। जैसा वहां पर मेटाफेज था वैसा यहाँ पर मेटाफेज 2 होता है। जैसा हमने माइटोसिस में एनाफेज पढ़ा है वैसा यहाँ पर एनाफेज 2 होता है। जैसा हमने टीलोफेज पढ़ा है वैसे यहाँ पर टीलोफेज 2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। मियोसिस 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे हम इसको पूरी तरह से पढ़ चुके हैं माइटोसिस में, बस नाम यहाँ पर चेंज हो जाता है। लेकिन इसको हम एक बार और देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो हमारा माइटोसिस भी रिकॉल हो जाएगा और हमारा मियोसिस 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।